Hello dear students. So today we are starting our lecture series on design of gears. First of all we'll discuss design of spur gear. So इसमें we'll see design a gear for the given conditions. We'll also see what is the failure mechanism of gears, what is the design criteria, what are the relevant design equations, and in the next lecture we'll solve some numerical problems. अगर हम देखें कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर दैट इंक्लूड्स डिज़ाइन ऑफ स्पर गियर एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, हमें क्या आ जाएगा, व्हाट इज़ द आउटकम. तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर we'll be able to solve a design problem like this, in which we are being given shaft RPM, some power and velocity ratio. So for this condition, using the design criteria that we'll learn, we'll be able to find the complete dimensions of gears. That is, what will be the module, what will be the number of teeth, कितना उसका डायमीटर होगा पिनियन का, कितना डायमीटर होगा गियर का, सेंटर डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हम निकाल पाएंगे जब हम इसको करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज़ मैकेनिकल ड्राइव, कितनी तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, किसके क्या एडवांटेज हैं, ड्रॉबैक हैं, और फिर हम गियर्स पे आएंगे. सो स्टार्टिंग 10 मिनट में हम इसको देख लेंगे कि व्हाट इज़ बेसिकली अ मैकेनिकल ड्राइव. वी ऑल नो दैट मैकेनिकल ड्राइव इज डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म which is intended to transmit mechanical power over a certain distance, usually involving a change in speed and torque. एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए? एग्जाम्पल्स हुए आपका बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव, देन गियर ड्राइव. अब बात ये आती है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना? पड़ती है, ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो ड्राइविंग मशीन है उसका टॉर्क और स्पीड अलग होता है और हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है ना? फिर हमको अलग अलग स्पीड्स चाहिए होती है. इन सर्टेन मैकेनिज्म्स द स्पीड रिक्वायर्ड इज़ लो, इन सर्टेन मैकेनिज्म्स स्पीड रिक्वायर्ड इज़ हाई, है ना? जैसे लेथ में हम जानते हैं कि मोटर रन करती है कांस्टेंट स्पीड पे, लेकिन हमको स्पिंडल के चक पे अलग अलग स्पीड्स चाहिए होती है, इसलिए हमको मैकेनिकल ड्राइव्स की रिक्वायरमेंट होती है. Standard electric motors are designed for uniform rotary motion. However, in some machines like shaper or planer, linear motions with varying velocities are required. So, हमने देखा कि what is a mechanical drive and what is the requirement of mechanical drive. Now, mechanical drives can be classified on two criteria. Drives that transmit power by means of friction, जैसे कि हुई बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव, और ड्राइव्स दैट ट्रांसमिट पावर बाय मीन्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ टीथ लाइक चेन ड्राइव एंड गियर ड्राइव. किसी भी मैकेनिकल ड्राइव को आपको बेल्ट ड्राइव लेना है, चेन लेना है, रोप लेना है या गियर लेना है, ये डिपेंड करेगा कुछ पैरामीटर्स पे जो होते हैं सेंटर डिस्टेंस, वेलोसिटी रेशियो, शिफ्टिंग अरेंजमेंट, मेंटेनेंस कंसिडरेशंस एंड कॉस्ट. ऑब्वियस सी बात है, जब सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको बेल्ट ड्राइव लेनी पड़ेगी. जब वेलोसिटी रेशियोज ज़्यादा हैं तो हमको गियर लेना पड़ेगा. फिर आपको कितनी फ्रीक्वेंसी पे उसको शिफ्ट करना है वो देखना पड़ेगा, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा, और कॉस्ट कितनी है. इन सब बेसिस पे आप किसी पर्टिकुलर ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं किसी एप्लीकेशन के लिए. The guidelines for selection of suitable mechanical drive for the given application are as follows. हमने अभी बात की, अगर सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फ्लैट बेल्ट और चेन्स यूज़ करते हैं. जहाँ पर कांस्टेंट स्पीड डिज़ायर्ड होती है वहाँ पर फ्लैट बेल्ट और चेन ड्राइव्स रिकमेंडेड नहीं की जाती हैं, क्योंकि उनमें एक स्लिपिंग करेक्टरिस्टिक होती है. ऐसे एप्लीकेशंस में गियर ड्राइव्स को प्रेफर करते हैं.
जहाँ पर शिफ्टिंग मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है सच एज हेड स्टॉक ऑफ लेथ और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वी यूज गियर्स. Flat belts with relatively long set distance can be shifted from tight to loose pulley. Spurs gear can be shifted on spline shaft. In case of V belt or chain drive, it is not possible to use the shifting mechanism. मतलब ये हुआ कि जब शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम V बेल्ट और चेन को जनरली यूज़ नहीं करते हैं, हम गियर्स और फ्लैट बेल्ट को यूज़ करते हैं. जो बेल्ट ड्राइव्स हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है, उनकी कॉस्ट भी कम होती है ना. गियर्स ड्राइव की क्योंकि उनमें लुब्रिकेशन चाहिए होता है तो उनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है. तो हमने जो पिछली स्लाइड में पढ़े थे क्राइटेरिया, वेलोसिटी रेशियो, शिफ्टिंग अरेंजमेंट, सेंटर डिस्टेंस, मेंटेनेंस, कॉस्ट, उनका हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में देखा कि किस कंडीशन में कौन सी ड्राइव हम यूज़ करते हैं. Now, since we intend to discuss the design of gears, so हमें देखना चाहिए कि मैकेनिकल ड्राइव में गियर्स के क्या एडवांटेज होंगे ओवर देयर काउंटर पार्ट, दैट इज बेल्ट ड्राइव एंड चेन ड्राइव. तो गियर ड्राइव जो है वो पॉजिटिव ड्राइव है, उसमें वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहता है, सेंटर डिस्टेंस रिलेटिवली स्मॉल होती है जिससे इनका कंस्ट्रक्शन कॉम्पैक्ट होता है. They can transmit very large power which is beyond the range of belt or chain drive. They can transmit motion at very low velocity which is not possible with the belt drives. Efficiency ज़्यादा होती है even up to 99%. A provision can be made in the gearbox for gear shifting, thus changing the velocity ratio over a wide range at will. ड्रॉबैक्स क्या है हमने बात कर रखी है. कॉस्टली होती हैं, मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है और हाईली स्पेशलाइज्ड है. इनको they require careful attention for lubrication and cleanliness. They also require precise alignment of shaft. जरा भी shaft का alignment बिगड़ा तो gears can break. ये गियर ड्राइव्स का एक एनिमेशन है. ये स्पर गियर है, ये आपका बेवल गियर है, स्पाइरल टीथ बेवल गियर, ये स्ट्रेट टीथ बेवल गियर, दिस इज वॉर्म गियर एंड दिस इज हेलिकल गियर. सो आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब गियर्स का डिज़ाइन यहाँ पर इस करिकुलम में सीखने वाले हैं. जब तक शाफ्ट की बात होती है पैरेलल शाफ्ट के लिए तो वी हैव ऑप्शंस ऑफ स्पर गियर एंड हेलिकल गियर. अंतर यह है कि स्पर गियर में जो टीथ होते हैं वो एक्सिस के पैरेलल होते हैं, जबकि इसमें टीथ जो होते हैं वो एक्सिस के इंक्लाइंड होते हैं एक एंगल पे जिसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल. नाउ हमने देखा कि मैकेनिकल ड्राइव्स में कौन कौन सी होती हैं, उसमें हमने फिर देखा कि गियर्स किससे चूज़ करते हैं और गियर्स के क्या एडवांटेज हैं ओवर अदर ड्राइव्स. अब हम गियर की बात करते हैं तो गियर में भी कौन सा गियर यूज़ करेंगे, स्पर, बेवल, हेलिकल, वॉर्म, इनका भी एक बेसिस होता है. तो ये देखने के लिए हमें कौन सा गियर लेना है वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द लेआउट ऑफ शाफ्ट, हाउ मच स्पीड रिडक्शन इज रिक्वायर्ड, how much power is to be transmitted, what is input speed and cost. हमने जैसे बात करी इस पर हेलिकल गियर्स को पसंद करते हैं जब शाफ्ट पैरेलल हो, जब शाफ्ट इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर बेवल गियर यूज़ करते हैं. वॉर्म गियर्स को रिकमेंड करते हैं जब शाफ्ट की जो एक्सिस हो वो परपेंडिकुलर हो और नॉन इंटरसेक्टिंग हो. जब शाफ्ट ना तो परपेंडिकुलर हो ना ही नॉन इंटरसेक्टिंग हो तो हम क्रॉस हेलिकल गियर्स यूज़ करते हैं. The speed reduction of velocity ratio for a single pair of spur helical gear is normally taken as 6:1. On rare occasions, this can be raised to 10:1. अगर हाई स्पीड रिडक्शन चाहिए तो हम 2 स्टेज या 3 स्टेज गियर बॉक्स यूज़ करेंगे. हेलिकल बेवल गियर के लिए नॉर्मल वेलोसिटी रेशियो 1:1 होता है, which can be increased up to 3:1 under certain circumstances. For high speed reduction, worm gear offer the best choice. The velocity ratio can be as high as 100:1. Now, continuing with this section of type of gears, स्पर गियर हमने बात करी. स्पर गियर में जो टीथ होते हैं वो होते हैं एक्सिस के पैरेलल, तो जो कांटेक्ट होता है वो होता है लाइन कांटेक्ट. इसी कारण से इसमें हाई नॉइस जनरेट होती है क्योंकि सडन कांटेक्ट होता है ओवर द एंटायर फेस. जबकि हेलिकल गियर में the engagement starts at a point, then towards a line, and then disengagement again occurs at a point.
इसके कारण से हेलिकल गियर का ऑपरेशन जो होता है वो क्वाइट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाई स्पीड पावर ट्रांसमिशन के लिए विल प्रेफर हेलिकल गियर्स ओवर स्पर गियर। जहाँ तक कॉस्ट की बात है, स्पर गियर चीपेस्ट होंगे क्योंकि उनमें एक्सिस के पैरेलल टीथ कटते हैं, तो उनका जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मल प्रोसेस से टीथ काटे जा सकते हैं। जबकि आपका हेलिकल गियर है क्योंकि उसमें टीथ जो हैं वो एक एंगल पे कटे हुए हैं, इसलिए उनके लिए आपको स्पेसिफिक मेथड्स चाहिए होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए। The manufacturing of helical, bevel or worm gear is a specialized and costly operations as compared to manufacturing of spur gear. टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। ये देखिए, ये एक गियर टीथ का सेक्शन बनाया हुआ है। इसे कहते हैं फेस विड्थ, इस पोर्शन को कहते हैं टॉप लेंथ। ये पोर्शन अडेंडम के ऊपर उसको बोलते हैं फेस, इस पोर्शन को बोलते हैं फ्लैंक। पिच सर्कल के ऊपर टॉप ऑफ द टीथ की डिस्टेंस होती है अडेंडम, लोअर डिस्टेंस होती है डिडेंडम। ये गियर मैश करते हुए दिखाए गए हैं। जो दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग डेप्थ, जब जहाँ तक आपका गियर टीथ जो है वो एंगेज होता है। और ये होती है होल डेप्थ, ये बीच में होती है क्लियरेंस। दिस इज टूथ थिकनेस एंड दिस इज टूथ स्पेस। इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं बैकलैश। अगर बिल्कुल टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस बिल्कुल सेम होगी तो टीथ जाम हो जाएंगे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसमें जो नॉकिंग होगी, आवाज़ होगी। इसलिए जो बहुत ऑप्टिमल डिस्टेंस रखी जाती है जिसको हम बोलते हैं बैकलैश, विच इज़ नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टूथ स्पेस एंड टूथ थिकनेस। Then we have got pitch circle diameter, speed ratio, which is ratio of angular velocity of driving gear and driven gear. Circular pitch is nothing but circumference along pitch circle, that is pi d dash upon z. Z is number of teeth. There is one more term which is called as diametral pitch, which is ratio of number of teeth upon pitch circle diameter. इसको जनरली इंचेस में लेते हैं, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। मोस्ट कॉमन जो है वो है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है? इट इज पिच सर्कल डायमीटर कंज्यूम बाय वन टीथ। सो मॉड्यूल इज PCD upon number of teeth, and then we have center to center distance A, which is nothing but diameter of pinion, pitch circle diameter of pinion and pitch circle diameter of gear divided by 2। अगर हम कन्वर्ट कर दें, हमने देखा अभी कि मॉड्यूल इज dp डैश अपॉन z, तो उसको अगर कन्वर्ट कर दें तो dp डैश इज m इंटू zp। zp इज नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, zg number of teeth on gear. So we can simplify this center distance as A equals to m zp plus zp by 2. Then there we have got one pressure angle. Pressure angle is generally 14.5 degrees, 20 degrees और 20 degrees stub. Stub कब कहते हैं? Stub कहते हैं जब हम इंटरफ्रेंस को अवॉइड करने के लिए जो अपर पार्ट ऑफ टीथ है उसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, है ना। अडेंडम को थोड़ा सा हम रिड्यूस कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्टब टीथ। तो वी हैव गॉट 3 फॉर्म्स ऑफ टीथ। अगर प्रेशर एंगल इंक्रीज करते हैं, दैट इम्प्रूव्स द टूथ स्ट्रेंथ बट शॉर्टन्स द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर प्रेशर एंगल को कम करते हैं तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ चाहिए टू अवॉइड ऑन पिनियन, टू अवॉइड अंडरकटिंग। The 20-degree pressure angle is a good compromise for most of the power transmission as well as precision gearbox। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी आपके पास चॉइस हो, आपको अपने पसंद का प्रेशर एंगल यूज़ करना हो, यू कैन यूज़ 20-degree प्रेशर एंगल। ये और एडवांटेज कुछ बताए हुए हैं 20-degree प्रेशर एंगल के लिए। 20-degree स्टब जो टीथ होता है उसके एडवांटेजेस कुछ बताए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। Now the most important parameter which is module of gear teeth। ये आप देखिए, इस डायग्राम में देखने से आपको लग रहा है कि मॉड्यूल का क्या प्रभाव होता है। ये मॉड्यूल 2 है, ये मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। ऑब्वियस सी बात है, जब दो टीथ मैश करते हैं तो उनके लिए जो एक पैरामीटर जो सेम होना चाहिए वो होना चाहिए मॉड्यूल। सेम मॉड्यूल के गियर्स ही आपस में मैश करेंगे। मॉड्यूल स्पेसिफाइज द साइज ऑफ गियर टीथ।
it is observed that as the module increases, size of gear tooth increases. It can be said that module is the index of the size of gear teeth. मॉड्यूल के टर्म्स में हम हर चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं. In the data book, this is the recommended series of module, choice 1, choice 2. इसके मायने ये हैं कि यदि आपका कैलकुलेशन से सपोज हमारा मॉड्यूल आया है से 3.204, तो स्टैंडर्ड मॉड्यूल उस केस में हम लेंगे 4, choice 1, और choice 2 तो we can also take as 3.5. Now let us discuss गियर टूथ फेल कैसे होता है. गियर टूथ फेल होता है दो तरीके से, या तो गियर टूथ ब्रेक हो जाएगा या फिर गियर टूथ वियर हो जाएगा, है ना. ब्रेकेज क्यों होगा? ब्रेकेज होगा ड्यू टू स्टैटिक और डायनामिक लोड, और वियर होगा ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रक्शन. ठीक है. तो जितने भी गियर होते हैं उनका डिज़ाइन का जो बेसिस होता है वो ये दो ही क्राइटेरिया होते हैं. डिज़ाइन फॉर दिस ब्रेकेज, दैट इज डिज़ाइन फॉर स्ट्रेंथ, एंड डिज़ाइन फॉर वियर. ये दोनों कंडीशंस को हमको फुलफिल करना होता है. कुछ कॉमन जो फेलियर हैं जो इन सब दोनों कैटेगरी में लाई करते हैं वो है अब्रेसिव फेलियर. अब्रेसिव फेलियर में क्या होता है? लुब्रिकेंट में जो डर्ट और डस्ट, रस्ट या वेट स्पटर होता है वो सरफेस को स्क्रैच कर देता है. इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ऑयल फिल्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, सरफेस की हार्डनेस बढ़नी पड़ेगी, और हमको हाई विस्कोसिटी ऑयल यूज़ करने पड़ेंगे. देन देयर इज़ कोरोसिव वियर. कोरोसिव वियर क्यों होता है? जब लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है वो अटैक करता है टूथ सरफेस पे, जिसके कारण से फाइन वियर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस. कोरोजन का जो फिनोमेना है वही कोरोसिव वियर का फिनोमेना है. इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जो गियर्स है उनको कम्प्लीटली एनक्लोज करना पड़ेगा ताकि कोई भी एक्सटर्नल कंटामिनेशन उसमें नहीं हो. प्रॉपर एडिटिव यूज़ करने पड़ेंगे, और रेगुलर इंटरवल पे हमको लुब्रिकेटिंग ऑयल को चेंज करना पड़ेगा. Then there is initial pitting. Initial pitting is caused by errors in tooth profile, surface irregularities and misalignment. इनको दूर करने के लिए हमको प्रिसाइज अलाइनमेंट चाहिए होगा, प्रिसाइज मशीनिंग चाहिए होगी, करेक्ट अलाइनमेंट चाहिए होगा, ताकि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ओवर द एंटायर फेस विड्थ. Then there is destructive fitting. It is surface fatigue failure that occurs when the load on the gear tooth exceeds the surface and its strength of the material. जितना टीथ जो आपका लोड सस्टेन कर सकता है उससे जब लोड ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो इस तरह का फेलियर होता है. इसमें क्या होगा? छोटे छोटे पिट्स बन जाते हैं जो कि ग्रो करते रहते हैं जब तक कि पूरा का पूरा टूथ डिस्ट्रक्ट नहीं हो जाए. इसको दूर करने के लिए जो टीथ की सरफेस एंड स्ट्रेंथ हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी और उसकी हार्डनेस इंक्रीज करनी पड़ेगी. देन द लास्ट फेलियर इज स्कोरिंग, विच इज ड्यू टू द complete failure of the lubricating film, or this is due to the inadequate supply of the lubricant resulting in the breakdown of the film. This results in excessive friction. आप विजुलाइज कीजिए अगर लुब्रिकेटिंग फील्ड ब्रेक हो गई तो क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा तो उससे आपको हीट जनरेट होगी तो देर विल बी चांसेस ऑफ टेम्परेरी वेल्डिंग, है ना. जो आपका टीथ है वापस में वेल्ड हो गए तो दिस इज कॉल्ड एज कैटास्ट्रोफिक फेलियर विच इज कॉल्ड एज स्कोरिंग, है ना. This can be avoided by selecting the parameters such as surface speed, surface pressure, and the flow of lubricant in such a way that the resulting temperature at the contacting surface is within the permissible limits. These are common failures. Section B के लिए this is a very good theory question. ये कुछ हमने कैरेक्टराइज किया हुआ है जो ये फेलियर्स हमने पढ़े थे. This is breakage of teeth, this is corrosive failure, this is initial pitting, this is destructive fitting. मटेरियल्स की बात करें, मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? मटेरियल्स में सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उनकी सफिशिएंट एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होनी चाहिए. फॉर हाई स्पीड पावर ट्रांसमिशन स्लाइडिंग वेलोसिटीज़ ज़्यादा होती हैं तो मटेरियल का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम होना चाहिए ताकि स्कोरिंग ना हो और स्कोरिंग का फेलियर अवॉइड किया जा सके. और उसका थर्मल डिस्टॉर्शन कम से कम होना चाहिए ताकि वो टेम्परेचर के कारण से वार्पिंग ना हो. कॉमन मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं कास्ट आयरन, स्टील, ब्रॉन्ज और रेजिन्स.
प्लेन कार्बन स्टील्स यूज़ करते हैं मीडियम ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए। फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस अलॉय स्टील्स आर यूज्ड। ब्रॉन्ज इज मेनली यूज्ड फॉर वार्म व्हील्स ड्यू टू इट्स लो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड एक्सीलेंट कन्फर्मेबिलिटी। कभी कभी हम नॉन मेटेलिक गियर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बेकेलाइट या सेलेरॉन के। नॉन मेटेलिक गियर्स कब यूज़ करते हैं? लोड कम हो, पिछलिंग वेलोसिटी कम हो, ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेड हो, क्वाइट ऑपरेशन रिक्वायर्ड हो, फ्री फ्रॉम नॉइज एंड वाइब्रेशन, और गियर्स के अफेक्ट होने के चांसेस हों किससे? वाटर और ऑयल से। उस केस में हम नॉन। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है, उसके कारण से उसको अवॉइड करने के लिए नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो मिनिमम टी से ज़्यादा होने चाहिए। तो उसको निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो तो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ टीथ बाय दिस फॉर्मूला 2/sin² अल्फा, वेयर अल्फा इज प्रेशर एंगल। फॉर डिफरेंट प्रेशर एंगल्स दीज आर द टेबल्स आर वैल्यूज आर टेबुलेटेड, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो आपको जब क्वेश्चन में यूज़ करना है, अगर टीथ नहीं दिया हुआ हो तो इनमें से आप प्रैक्टिकल वैल्यूज़ या थ्योरेटिकल वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू लेके गियर के नंबर ऑफ टीथ को अज्यूम कर सकते हैं। दूसरे पैरामीटर्स जो हैं वो होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो फेस विड्थ है। ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लोड एट वन एंड ऑफ द गियर टीथ। अगर कम होगी तो लोड फेस विड्थ कम होगी तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी शॉक और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो ऑप्टिमल वैल्यू है वो लाई करती है फेस विड्थ की बिटवीन 8 m to 12 m। इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ गियर डिज़ाइन फेस विड्थ अज्यूम्ड एज 10 times मॉड्यूल। इसका मतलब जब भी हमको फेस विड्थ अज्यूम करनी है तो हम 10 times मॉड्यूल को अज्यूम करेंगे। Now we are approaching towards the design of spur gear. So first of all we will see beam strength of gear teeth, जो कि स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू को चेक करने के लिए डायमेंशन सजेस्ट करती है। सो उसके लिए जो एनालिसिस दिया, वो जो लैंडमार्क एनालिसिस दिया वो दिया विल्फ्रेड लुइस ने। आज भी लुइस इक्वेशन जो है उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ बेसिक इक्वेशन फॉर डिजाइन ऑफ गियर्स। लुइस इक्वेशन के लिए द गियर टूथ इज ट्रीटेड एज कैंटिलीवर बीम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिराइव लुइस इक्वेशन इन स्टेट इज अजम्पशंस, तो उसमें आपको ये स्लाइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। लुइस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो अजम्पशन नंबर 1 है वो है कि हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ गियर टूथ पी आर को इग्नोर करते हैं, जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस करता है। हम मानते हैं कि सिर्फ जो टेंशन कंपोनेंट पी टी है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है वही इसको बेंडिंग इंड्यूस करेगा। आप गियर में स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हैं। हम ये मानते हैं किसी भी समय सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ टीथ कॉन्टैक्ट में है जो कि टोटल लोड को ले रहा है। नाउ these were the assumptions. Now let us see how we can derive Lewis equation. हम जानते हैं कि अगर हम इस n को फिक्स माने तो जो लोड होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, वो होगा लोड इंटू डिस्टेंस, दैट इज पी टी इंटू एच। इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर रेक्टेंगुलर है, ये विड्थ p है और ये थिकनेस t है। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हम जानते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज 1/12 bt³ और y डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटरमोस्ट फाइबर इज t/2, तो y इज t/2। अब हम इस इक्वेशन में लगाते हैं m/i इज सिग्मा बाय y, तो सिग्मा b निकालेंगे, m/y/i वैल्यूज पुट करी, pt इंटू एच आपका mb हो गया, y हो गया t/2, i हो गया 1/12 bt³। इसको हमने रीअरेंज किया तो pt आ गया, टेंशन लोड आ गया b इंटू सिग्मा b t²/6h। हम क्या करते हैं, अब इसमें हम ऊपर नीचे इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया mb सिग्मा b और ये बन गया t²/6hm। ये एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं लुइस कांस्टेंट या लुइस फैक्टर। तो y इज t²/6hm। इक्वेशन को रीअरेंज किया तो इक्वेशन हो गई आपकी mb सिग्मा b y। दिस इज लुइस इक्वेशन फॉर गियर टीथ डिजाइन। pt इज mb सिग्मा b y, जहाँ पर y है लुइस फॉर्म फैक्टर, m है मॉड्यूल, p है फेस विड्थ एंड सिग्मा b इज बेंडिंग स्ट्रेस।
इसमें देखिएगा जब सिग्मा बी बढ़ेगा तो आपका जब लोड बढ़ेगा तो आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। जब when the stress reaches the permissible magnitude of the bending stress, the corresponding force PT is called the beam strength। जब ये मैक्सिमम पहुंच गया तो जो corresponding लोड होगा उसको बोलते हैं beam strength। तो at the maximum bending stress this is called as SB or beam strength, which is maximum value of tensile force that the tooth can transmit without bending failure, है ना। बिना फेल हुए जितना लोड ले सकता है उसको बोलते हैं बीम स्ट्रेंथ। हमने कहा था कि फॉर फिक्स नंबर ऑफ टीथ लुईस फॉर्म फैक्टर फिक्स होगा, तो डाटा बुक में टेबल आपको मिलेगी। हर नंबर ऑफ टीथ के लिए आप यहाँ से y इस टेबल से अज्यूम कर सकते हैं। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ऑब्वियस ही बात है, हमारा जो बीम स्ट्रेंथ निकला वो निकला MB सिग्मा बी y, है ना। अब ये अगर आपका डिज़ाइन सेफ है तो जितना लोड आ रहा है, इफेक्टिवली जो लोड आ रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। सपोज इफेक्टिव लोड आ रहा है 1000 न्यूटन और आपका बीम स्ट्रेंथ है 800 न्यूटन, तो ये तो सेफ नहीं हुआ, ये तो फेल हो जाएगा, क्योंकि लोड आ रहा है 1000 और ले सकता है 800। इसका उल्टा, अगर लोड आता 800 और ले सकता है 1000 तब ये सेफ होता, ठीक है। तो दिस इज़ द डिज़ाइन क्राइटेरिया that beam strength should be more than or at least equal to P effective। So SB हमने देखा, MB सिग्मा बी y, इसको एक बार थोड़ा सा खोलते हैं। सिग्मा बी और किसी भी गियर के लिए M जो टीथ मैच कर रहे हैं M सेम होगा, B सेम होगा, बचा क्या सिग्मा बी और Y, जो डिसाइड करेगा कि बीम स्ट्रेंथ कम है या ज़्यादा है, क्योंकि Y फॉर पिनियन कम होगा, Y फॉर गियर ज़्यादा होगा। तो ये तय करने के लिए कि हमको कौन सा एलिमेंट डिज़ाइन करना है, पिनियन डिज़ाइन करना है या गियर डिज़ाइन करना है, व्हाट विल डू, अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो विल डिज़ाइन पिनियन, ठीक है। अगर दोनों का मटेरियल डिफरेंट है तो जिसके लिए सिग्मा बी और वाई का प्रोडक्ट कम होगा उसको हम डिज़ाइन करेंगे। आई रिपीट, व्हेन द मटेरियल इज सेम विल ऑलवेज डिज़ाइन पिनियन बिकॉज पिनियन विल बी वीकर। व्हेन द मटेरियल इज डिफरेंट विल फाइंड सिग्मा बी एंड वाई। The element for which sigma b and y, the product of sigma b and y is less, will be designed. Now let us try to explore what sigma b will be in the equation, Lewis equation जो हमने निकाली ना, SB is sigma b into m into b into y। सिग्मा b कितना लेंगे वो ज़्यादा देखते हैं। इस स्लाइड में देखिए, हम देखने से हम चलेगा कि जो ड्राइविंग और ड्राइविंग गियर होते हैं उनको लगता है रिपीटेड लोड, और जो आइडलर गियर होता है उसमें लगता है रिवर्स लोड। हमने फटीग पढ़ा हुआ है, रिपीटेड लोड रिवर्स लोड पर में पढ़ा हुआ है। रिपीटेड लोड में क्या होता है, लोड वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, सो मिनिमम इज़ 0 एंड मैक्सिमम इज़ सिग्मा मैक्स। तो रिपीटेड लोड के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा मीन और सिग्मा वेरिएबल कितना हो जाएगा, इट इज़ हाफ ऑफ सिग्मा अल्टीमेट, सिग्मा मैक्स। जबकि आइडलर गियर पे लग रहा है रिवर्स लोड, सिग्मा मीन 0 हो गया और सिग्मा वेरिएबल जो हो गया वो हो गया सिग्मा मैक्स के बराबर। अब क्योंकि गियर्स पे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लग रही है टीथ पे, तो आपकी जो डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होगी, एंड्यूरेंस लिमिट स्ट्रेस या SE, है ना। सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू द एंड्यूरेंस लिमिट स्ट्रेस ऑफ द गियर टीथ। ज़रा ध्यान कीजिए, आपने जो फटीग में पढ़ा था, हम जानते हैं कि एंड्यूरेंस लिमिट स्ट्रेस जो होगी वो बहुत सारे फैक्टर्स, सरफेस फिनिश पे, साइज पे, रिलायबिलिटी पे, स्ट्रेस कंसंट्रेशन पे। क्योंकि टीथ के लिए ये सब पैरामीटर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस सिग्मा बी या एंड्यूरेंस स्ट्रेंथ ऑफ टीथ इज टेकन एज 1/3 ऑफ अल्टीमेट। ध्यान दीजिएगा, हम SE को लेते थे पहले, SE डैश लेते थे फटीग के केस में, अल्टीमेट का हाफ, और फिर हम उसमें KA, KB, KC, KD लगाते थे। उन सब फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या कर दिया, हाफ को कर दिया 1/3। तो जहाँ पर भी आपको सिग्मा बी रिक्वायर्ड होगा वहाँ आप अल्टीमेट का अपॉन 3 की वैल्यू इज विल बी टेकन एज सिग्मा बी। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क हम जानते हैं इट इज़ पावर इंटू 60/2πn। 10⁻6 है, एक 10⁻3 जो है वो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर रहा है, और एक 10 जो बचा हुआ 10⁻3 है
वो आपका मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। हमेशा 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 टॉर्क को रखेंगे हम न्यूटन इंटू mm में। हम जानते हैं लोड कितना होगा, लोड होगा आपका टॉर्क अपॉन रेडियस या mt अपॉन d/2 या 2mt अपॉन d। द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट टेंशियल कंपोनेंट देयरफॉर डिपेंड्स अपॉन द रेटेड पावर एंड रेटेड स्पीड। लेकिन क्या होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, जो टॉर्क डेवलप होगा सोर्स का और पावर, सोर्स ऑफ पावर, दैट विल वेरी ड्यूरिंग द वर्क साइकिल, है ना। सिमिलरली द टॉर्क रिक्वायर्ड बाय द ड्रिवन मशीन ऑल्सो वेरीज। तो रेटेड टॉर्क तक की बात तो सही है, लेकिन दिस इज नॉट मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क विल बी डिफरेंट। टू टेक दैट इनटू factor which is called as CS or service factor, which is maximum torque upon rated torque। तो ऑब्वियस ही बात है, डिज़ाइन जब करेंगे हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम टॉर्क लेंगे। मैक्सिमम टॉर्क से जो आपका वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम टेंशन लोड, ट्रांसफर लोड की, है ना। तो इंस्टेड ऑफ PT विल टेक PT मैक्स एंड PT मैक्स विल बी नथिंग बट CS इंटू PT। ये तो हम निकाल चुके हैं, अभी PT हम निकाल चुके हैं। तो PT को अब CS से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज सर्विस फैक्टर, विल फाइंड PT max। This is the table which will use while finding CS और सर्विस फैक्टर। डाटा बुक में टेबल दी हुई है, इनको देख के हम सर्विस फैक्टर्स की वैल्यू। अब हम बात करते हैं जो लोड आपका जो आ रहा है वो डायनामिक कंडीशंस में कैसे होगा। जब गियर रोटेट करता है वेरी स्लो स्पीड पर या ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी पर, द ट्रांसफर लोड PT कैन बी कंसिडर्ड एज द एक्चुअल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द टू मशीन टीथ। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि हमने जो अभी इक्वेशन डिराइव की है, तो हमने माना है कि टूथ जो है वो स्टेशनरी, टूथ स्टेशनरी तो है नहीं, या उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, ऐसा तो एक्चुअल में होगा नहीं, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, द गियर्स रोटेट एट एन एफिशिएंट स्पीड and it becomes necessary to consider the dynamic force resulting from the impact between the meeting teeth। डायनामिक फोर्स या फोर्स जो कि एक्चुअली आने वाला है वो इंड्यूस होता है, ज़्यादा होता है। इंड्यूस किसके कारण से होता है? टूथ प्रोफाइल की इनएक्यूरेसी के कारण से, एरर इन टूथ स्पेसिंग, मिस अलाइनमेंट बिटवीन बियरिंग, इलास्टिसिटी ऑफ पार्ट्स एंड इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग डिस्क। मतलब हमको कहने का मतलब ये है कि हमको डायनामिक फोर्सेस को कंसिडर करना। नाउ डायनामिक फोर्स को कंसिडर करने के लिए दो तरीके हैं। एक है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन बाय द वेलोसिटी फैक्टर इन द प्रिलिमिनरी स्टेजेस ऑफ गियर डिज़ाइन एंड प्रिसाइज कैलकुलेशन बाय बकिंघम इक्वेशन इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ गियर डिज़ाइन। शुरुआत में हम एक कुछ वैल्यू लेकर उसको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन कर दें और बाद में हम उसका एक्यूरेट वैल्यू निकालें। शुरुआत में हमको डायनामिक लोड का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता नहीं होता है। इसके लिए एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुरुआती स्टेज में, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी फैक्टर, है ना, जिसको वैज्ञानिक बार्थ ने यूज़ किया था। द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी फैक्टर क्या होती हैं? दिस इज़ फॉर ऑर्डनरी कमर्शियली कट गियर्स, वेलोसिटी 10 से कम हो तो 3/3 + v, वेयर v इज स्प्लिट लाइन वेलोसिटी। इसी तरह से दूसरी वैल्यूज होती हैं अलग अलग वेलोसिटीज़ के लिए। तो अगर हमको CV कंसिडर करना है तो इफेक्टिव लोड कितना हो जाएगा? इफेक्टिव लोड हो जाएगा CSPT। PT को हमने मैक्सिमम किया था, PT मैक्स क्या था? CSPT। अब क्योंकि CV की वैल्यू 1 से कम होने वाली है तो हम इसको डिवाइड करेंगे ताकि P इफेक्टिव आपका मैक्सिमम आए। तो P इफेक्टिव क्या हो जाएगा? CSPT/CV। ये कब है? ये इनिशियल स्टेजेस में है, जब हमको एग्जैक्ट डायमेंशंस पता नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए हमने क्या किया? वेलोसिटी फैक्टर को इंक्लूड किया। वेलोसिटी फैक्टर एम्पिरिकल रिलेशन है विच इज़ डेवलप्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंस। इसके एडवांटेज क्या है? इसको कैलकुलेट करना आसान है। दिस हैव सैंक्शंस ऑफ AGMA, दैट इज़ अमेरिकन गियर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। बहुत यूज़ किया हुआ है, पहले भी यूज़ किया हुआ है और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स इसने दिए हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स ये हैं कि ये डायनामिक लोड जो एक्चुअली होता है वो बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है। किस पे? मास ऑफ गियर पे, मास ऑफ गियर शाफ्ट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ गियर मटेरियल पे, लाइक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
तो जैसे कि जो आपका गियर टूथ ऑफ मटेरियल विथ लो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी विल डिफ्लेक्ट मोर देन द गियर टूथ ऑफ मटेरियल विथ हायर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। तो इन सब पैरामीटर्स को आपका वेलोसिटी फैक्टर कंसीडर नहीं करता है ना, ये निगलेक्ट कर देता है। ये क्या एज्यूम करता है, ये एज्यूम करता है कि डायनेमिक लोड सिर्फ और सिर्फ पिच लाइन वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं विच इज़ नॉट ट्रू। फाइन, बट शुरुआत में हमारा उसको चारा नहीं है, तो करते क्या है, हम शुरुआती स्टेजेस पे तो हम CV से निकालते हैं डायनेमिक लोड, और फिर एक्चुअल स्टेज बाद में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट जब हमको निकालना होता है तब हम फाइनल स्टेजेस में इसको एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं। सो यूज ऑफ वेलोसिटी फैक्टर इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड रेंज ऑफ पिच लाइन वेलोसिटीज, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रपलेट द वैल्यूज। ये ड्रॉबैक्स हैं किसके, वेलोसिटी फैक्टर को यूज़ कर। फाइनल स्टेजेस में जब हमको गियर डायमेंशंस पता होती हैं, एरर्स पता होती हैं, क्वालिटी ऑफ गियर पता होता है, तो हम एग्जैक्ट डायनेमिक लोड निकालते हैं जिसको बकनियम की इक्वेशन से रिजर्व किया गया है। तो इफेक्टिव लोड उस केस में होता है CSPT, तो आपको पहले था ही, इसमें अब आपका PD जो लोड है, डायनेमिक लोड है, वो ऐड हो जाएगा। वेयर PD इज द डायनेमिक लोड और एडिशनल लोड ड्यू टू डायनेमिक कंडीशंस बिटवीन द टू मेशिंग टीथ, इसको इंक्रीमेंट डायनेमिक लोड भी कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है ये 21V CEB प्लस PT, 21V प्लस रूट CEB प्लस PT, जहाँ पर आपका PD डायनेमिक लोड हो गया, V पिच लाइन वेलोसिटी हो गई, C इज डिफॉर्मेशन फैक्टर, E इज सम ऑफ एरर्स बिटवीन टू मेशिंग टीथ, B इज फेस विड्थ एंड PT इज टेंशन लोड ड्यू टू रेटेड टॉर्क। ठीक है, आप देख पा रहे हैं डायनेमिक लोड जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो सब पैरामीटर्स यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं। डाटा बुक से बड़ी हेल्प मिलेगी, डाटा बुक में फॉर्मूले रिटन है, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा बुक से आपको हेल्प मिलेगी इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए। C की बात करते हैं, C डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर पिनियन एंड गियर एंड द प्रेशर एंगल, इट इज़ गिवन बाय K 1/EP + 1/EG। K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अलग अलग प्रेशर एंगल के लिए यहाँ से ली जा सकती है। ये हर प्रेशर एंगल के लिए और मटेरियल के हिसाब से C की वैल्यू इसे यहाँ पर टेबुलेट किया हुआ है, जिसको हम सीधे ले सकते हैं। फ़र्ज़ करिए आपके पिनियन और गियर का मटेरियल दोनों का स्टील है अगर, और प्रेशर एंगल 20 डिग्री फुल डेप्थ है, तो C के लिए हो जाएगी 11,400 Nm²। एरर की बात करें, एरर होगी एरर ऑन सम ऑफ एरर ऑन पिनियन प्लस एरर ऑन गियर। एरर डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ गियर पे और उनके मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे। जो ग्रेड्स होती है 1 से 12 तक, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रिसीजन में मेंशन होती हैं। जैसे देखिए ये ग्रेड जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे एरर आपका बढ़ता जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड से 5 है, तो ये आपकी एरर होगी 5 + 0.4 × 5, जहाँ पर 5 है टॉलरेंस फैक्टर। वो कैसे निकालेंगे, phi is calculated using this formula m + 0.25 √d। वापस कह रहा हूँ, सारे फॉर्मूले डाटा बुक में दिए हुए हैं, आपको याद नहीं करने हैं। अगर पूछा जाए कि आपको एग्जैक्ट डायनेमिक लोड कंसिडर करना है, वेलोसिटी फैक्टर से काम नहीं करना है, तो आपको इस अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इसको डिटेल में बात करेंगे। phi टॉलरेंस फैक्टर, m मॉड्यूल, d डैश पिच सर्कल डायमीटर ऑफ। तो बात क्या रही, incremental dynamic load is calculated by Buckingham equation is far more than the corresponding load calculated by velocity factor method। obvious सी बात है, जब velocity factor method यूज़ किया था तो लोड आ रहा था अपना CSPT/CV, यहाँ पर आ रहा है CSPT + PD। obvious सी बात है CSPT + PD ज़्यादा होगा CSPT/CV से। very often it is 3 to 4 times। It has been observed that in most of the practical cases, actual dynamic load is less than the calculated values of Buckingham equation। अब क्या है, जितना बकिंगम ने बताया उससे एक्चुअल में कम होता है ना। This is because the equation is mainly applicable to large gears with collected masses that rotate at moderate speeds। तो एक है वेलोसिटी फैक्टर को लेके करा, वो वैल्यू कम आई, बकिंगम ने दिया वो ज़्यादा आई, एक्चुअल में इन दोनों के बीच में लाई करता है ना। तो actual dynamic load is less in following cases: small gears transporting low power,
Small gears on small shaft, gear shafts up to 50 mm diameter, small gear transporting less than 15 kilowatt of power. क्या करना है, हमको ये करना है कि शुरुआत में हम CV से करेंगे और यदि कहा जाता है तो हम उसको बाद में फाइनल स्टेजेस के लिए चेक करेंगे. नाउ हमने पूरी क्वेश्चन को खोल दिया. अब इसको हमको डिज़ाइन पार्ट देखना है कैसे करेंगे. मॉड्यूल बेस्ड एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ. हमने पहले बात की थी बीम स्ट्रेंथ शुड बी मोर देन P इफेक्टिव. एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस किया, SB इज P इफेक्टिव इंटू FS. FS आप 1.5 से लेकर 2 तक कुछ अज्यूम कर सकते हैं अगर दिया हुआ नहीं होता है तो. हम जानते हैं टेंशन कंपोनेंट दिया जाता है PT इज 2MT अपॉन D डैश. अभी हमने बात करी है, इसको हमने खोल के पुट किया. P इफेक्टिव होता है CS PT अपॉन CV. सही वैल्यूज पुट करी. SB होता है MB सिग्मा B इंटू वाई. M हमने B की बात की थी, B अपॉन M. B ये हो जाएगा रेशियो. B हमने 10M लिया था तो 10M अपॉन M 10 हो जाएगा. सिग्मा B हमने लिया था सिग्मा अल्टीट्यूड बाय 3 और Y है आपका लुईस फॉर्म फैक्टर. सर चीज़ को रख के हम M के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला अचीव होगा, है ना. ज़रूरत नहीं है आप इस फॉर्मूले को याद करें. आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं कि SB इज़ FS P इफेक्टिव या SB इज़ FS CS PT अपॉन CV. तब भी आप M के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करके मॉड्यूल निकाल सकते हैं. द अबव इक्वेशन इज यूज इन प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ गियर डिज़ाइन. अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि अज्यूम दैट वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनामिक लोड, यहाँ तक का काम करना है. अगर आपको फाइनल स्टेज में चेक करना है तब आपको पूरा जो फॉर्मूला है P इफेक्टिव का CS PT प्लस PD उसको यूज़ करना पड़ेगा. अब हम नेक्स्ट फेलियर की बात करते हैं. वियर स्ट्रेंथ ऑफ गियर टीथ. The failure of gear tooth due to pitting occurs when the contact surface between the two meshing teeth exceeds the surface endurance strength of the material. हमने शुरुआत में बात करी थी कि गियर का टीथ या तो ब्रेक होगा या वो वियर आउट हो जाएगा, है ना. तो हमने जब ब्रेक होता है उसके लिए जो बीम स्ट्रेंथ के लिए हमने काम किया था, इसी तरह से जब वियर को चेक करना है, वियर के लिए हमको चेक करना है तो हम उसको वियर स्ट्रेंथ के लिए क्वेश्चन डिराइव करेंगे, which is given by wear load is given by BQ dp dash into K. यहाँ पर B है आपका फेस विड्थ, Q है रेशियो फैक्टर, dp पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन और K है लोड स्ट्रेस फैक्टर. K की वैल्यू सिग्मा C स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 upon E1 plus 1 upon E2 upon 1/4. Alpha is pressure angle, sigma C is your contact stress. Q is ratio factor which is given by 2ZG upon ZG plus ZP. ये सारे फॉर्मूले डाटा बुक में दिए हुए हैं. इनको यूज़ कैसे करना है वो आपको यहाँ सीखना पड़ेगा. अगर मटेरियल्स आपके फिक्स हैं और उनकी हार्डनेस को हम BHN की टर्म से कन्वर्ट कर रखा है तो K की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, विच इज़ फॉर गियर्स मेड ऑफ स्टील एंड प्रेशर एंगल 20 डिग्री. जैसे हमने बात की थी स्ट्रेंथ के समय SB शुड बी मोर देन P इफेक्टिव, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा SW शुड बी मोर देन P इफेक्टिव. अगर वियर में सेफ रखना है तो SW वियर लोड जो है वो P इफेक्टिव से ज़्यादा होना चाहिए. FOS इंट्रोड्यूस किया, SW इज P इफेक्टिव इंटू FS. रिकमेंडेड फैक्टर सेफ्टी 1.5 से 2. अगर नहीं दिया हुआ हो तो इफेक्टिव लोड हो जाएगा आपका P इफेक्टिव दैट इज CS PT अपॉन CV. अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है उसी तरह से हमने PT की वैल्यू रखी, CV की वैल्यू रखी और उसको खोला तो ये वैल्यू आपकी आएगी क्वेश्चन 20. SB हमने बात करी है, अभी इसको भी हमने खोल लिया और जिस तरह से इसको इक्वेशन को M में कन्वर्ट किया तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप अगर आपको कहा जाए कि वियर लोड का क्राइटेरिया के बेसिस पे मॉड्यूल निकालना है, डिज़ाइन करना है, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके मॉड्यूल निकाल सकते हैं. तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया. इसमें हमने कोशिश की आपको बताने की कि मैकेनिकल ड्राइव्स होती क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या एडवांटेज क्या ड्रॉबैक्स हैं, गियर्स के क्या एडवांटेज हैं, गियर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से तय करते हैं. फिर हमने बात करी गियर्स की टर्मिनोलॉजी की. फिर हमने बात करी
बीम स्ट्रेंथ और रियर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के हिसाब से कैसे आप डिज़ाइन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम दूसरे गियर्स को लेंगे। प्लीज़ गो थ्रू द स्लाइड्स एंड इसको अच्छे से पढ़िएगा, लेक्चर को सुनिएगा। आपको जो पसंद थी वो को उसको लेक्चर स्लाइड्स को देखिएगा, उसको बुक से उसको डिटेल नॉलेज के लिए देखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।